अध्याय क्या है? प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं देख रहे हैं, जैसे खेत हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, पेड़ पौधे हो गए, सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। उन संसाधनों को हम बचाएंगे किस प्रकार, उन सभी चीजों के बारे में, उन तरीकों के बारे में इस अध्याय में क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। अगर पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो याद रखना है हमारे आसपास पाए जाने वाली वे सारी वस्तुएं जिनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? प्रकृति के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? प्रकृति के द्वारा किया गया है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अगर उदाहरण पूछा जाए कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण दे, तो मिट्टी, वायु, जल, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार इत्यादि ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। प्रबंधन मतलब क्या होता है? एक नियोजित तरीके से क्या करना? इस्तेमाल करना, या उन चीजों को क्या करना? बचाना। क्या करना? उन चीजों को बचाना या नियोजित तरीके से इस्तेमाल करना, उपयोग करना। कहा जाता है कि संसाधनों के प्रबंधन के लिए बनाया गया क्या चीज? क्योटो प्रोटोकॉल। क्या बनाया गया? क्योटो प्रोटोकॉल। ये बनाया गया 1997 जापान में। कहां बनाया गया था? जापान में। जापान में एक शहर है क्योटो। जापान के क्योटो में क्या किया गया? एक प्रोटोकॉल बनाया गया, एक नियम बनाया गया, जिसका नाम रखा गया क्या चीज? क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो अधिनियम रखा गया। इसका निर्माण जो है वो जापान के क्योटो शहर में 1997 में किया गया। कब किया गया? 1997। याद रखना है कि पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो याद रखना किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से। किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से। पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो याद रखना किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। इस सम्मेलन में लगभग 141 देश के सदस्य कितने? 141 देश के सदस्य क्या हुए थे? शामिल हुए थे। क्या हुए थे? 141 देश के सदस्य शामिल हुए थे। कहा जाता है कि ग्रीन हाउस या क्या कहा जाता है? हरित गृह प्रभाव के जो मुख्य 6 गैस हैं, उनको किस प्रकार नियंत्रण में लाया जाए, उनमें किस प्रकार कमी किया जाए, उन सभी चीजों के बारे में बताया गया था। किसमें? क्योटो प्रोटोकॉल में। किसमें बताया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल में। पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ग्लोबल वार्मिंग से है। किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से है। हरित गृह प्रभाव से है। किससे है? हरित गृह प्रभाव से। कहा जाता है कि हम अपने आए दिन, प्रत्येक दिन या अपने जीवन में क्या करते हैं? अत्यधिक वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, उससे हानिकारक गैस क्या होता है? उत्सर्जित होता है। क्या होता है? हानिकारक गैस जो है उससे उत्सर्जित होता है। उसी के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। हिंदी में कहा जाता है क्या चीज? भूमंडलीय तापन। क्या कहा जाता है? भूमंडलीय तापन कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है या भूमंडलीय तापन क्या है, तो याद रखना है कि हम क्या करते हैं? आए दिन अत्यधिक मोटर कारों का इस्तेमाल करते हैं, वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलते हैं, उनमें हानिकारक गैस CO2, NO2, इन सबों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इनकी अधिकता के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बढ़ता है। भू मतलब क्या? भूमि। क्या? भूमि। भूमि का तापमान में जब क्या होगा? वृद्धि होगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्या? भूमंडलीय तापन कहेंगे। क्या कहेंगे? भूमि के तापमान में जब किसी कारणवश वृद्धि होगा, उसे क्या कहेंगे? भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। अगर पूछा जाए
अगर पूछा जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव क्या है, तो याद रखना है इनका जो प्रयोग है ठंडे प्रदेशों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ठंडे प्रदेशों में। वहाँ अगर खेती नहीं हो पाता है तो कांच के प्लेट या चंद्र को क्या किया जाता है? खेत के ऊपर लगाया जाता है। उसमें सूर्य के प्रकाश अंदर जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिनके कारण वहां के भूमि में क्या होता है? तापमान की वृद्धि होती है, जिसके कारण आसानी से बर्फीले क्षेत्रों में भी क्या होती है? खेती हो पाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव। याद रखना इसमें तापमान को बढ़ाया जाता है और इसमें तापमान स्वतः क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? इसमें तापमान स्वतः हानिकारक गैसों के कारण बढ़ता है और इसमें क्या किया जाता है? ठंडे प्रदेशों में खेती करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब वायु प्रदूषण को मापने के लिए क्या किया गया? कुछ मापदंड लाए गए जिनका नाम था यूरो फर्स्ट, यूरो सेकेंड, यूरो थर्ड, यूरो फोर्थ। अगर पूछा जाएगा कि यूरो फर्स्ट, यूरो सेकेंड, यूरो थर्ड, यूरो फोर्थ का संबंध किस प्रदूषण से है, तो याद रखना है किससे है? वायु प्रदूषण से है। किससे है? वायु प्रदूषण से। इन सबों का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से है। किससे है? वायु प्रदूषण से। अपने भारत में इन सभी स्टेज को, जो यूरो फर्स्ट है, यूरो सेकेंड है, यूरो थर्ड है, इसको अलग अलग वर्षों में क्या किया गया था? लागू किया गया था। कहा जाता है 2000 में अपने भारत में क्या लागू किया गया था? यूरो फर्स्ट लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? यूरो फर्स्ट लागू किया गया था। 2005 में यूरो सेकेंड, 2010 में यूरो थर्ड। और कहा जाता है इसी वर्ष मतलब 2010 में ही क्या किया गया था? यूरो फोर्थ भी लागू किया गया था। ये क्या है? एक मापदंड है। क्या है? मापदंड है। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जाती है तो स्टेज के अनुसार क्या है? ये मापने के लिए यूरो फर्स्ट, यूरो सेकेंड, यूरो थर्ड को लगाया जाता है। कहा जाता है कि जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.9 हो जाए तो क्या लगाया गया था? यूरो फर्स्ट लगाया गया था। क्या लगाया गया था? यूरो फर्स्ट लगाया गया था। जब 4.0 था तो क्या लगाया गया? सेकेंड। 2.1 था तो क्या लगाया गया? थर्ड। और 1.5 था तो क्या लगाया गया? फोर्थ। क्या लगाया गया? फोर्थ। तो याद रखना है कि यहाँ इससे ये नहीं पूछा जाएगा कि CO कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होने के कारण लगाया गया, ये नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ पूछा जाएगा कि यूरो फर्स्ट से लेकर यूरो फोर्थ तक का संबंध किस प्रदूषण से है, तो याद रखना किससे? वायु प्रदूषण से है। किससे है? वायु प्रदूषण से। अगर पूछा जाएगा कि यूरो फर्स्ट को भारत में कब लागू किया गया, तो 2000 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 2000 ईस्वी में। सेकेंड को कब लागू किया गया? 2005 में। थर्ड और फोर्थ को कब लागू किया गया था? 2010 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2010 में। इसका मुख्य उद्देश्य था वायु प्रदूषण को क्या करना? बचाना। क्या था? वायु प्रदूषण को बचाना। समझ आया? वज्र भाव का बच्चा सब तो पूछ रहे हैं। समझ आया? समझ आया? हाँ। बोलना है, बता नहीं बनना है। पीछे समझ में आया ना? चलो आगे दिया गया है गंगा कार्यान्वयन योजना। क्या है? गंगा कार्यान्वयन योजना। ये लागू किया गया था 1986 में। कब लागू किया गया था? 1986 में। और इसके लिए 300 करोड़ खर्च किया गया था। कितना? 300 करोड़ खर्च किया गया था। मतलब इसका उद्देश्य था कि गंगा को क्या करना? गंगा का जो पानी दूषित हो रहा है उसे दूषित होने से क्या करना? बचाना। क्या करना? दूषित होने से बचाना। तो भारत सरकार ने क्या किया? गंगा कार्यान्वयन योजना जो है 1986 में अपने भारत में लागू किया। कब लागू किया गया? 1986 में। और कितना करोड़ खर्च किया? तो 300 करोड़ खर्च किया। कितना किया? 300 करोड़ खर्च किया। कहा जाता है
इसमें क्या करता, ऋषिकेश से कलकत्ता तक ऋषिकेश से लेकर कलकत्ता तक कि गंगा नदी को क्या किया जाता, साफ किया जाता। क्या किया जाता, साफ किया जाता। इसके लिए भारत सरकार ने कितना खर्च किया, 300 करोड़ खर्च किया। कितना खर्च किया, 300 करोड़ खर्च किया। और ये लागू योजना कब किया गया था, तो याद रखना है 1986 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1986 में लागू किया गया था। आए दिन हम लोग देखते हैं कि गंगा का जो जल है वो क्या होते जा रहा है, प्रदूषित होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, प्रदूषित होते जा रहा है। थोड़ा देख लेते हैं कि जल प्रदूषण पूछा जाए कि जल प्रदूषण क्या है, तो याद रखना है जब स्वच्छ जल में हानिकारक पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। कैसे स्वच्छ जल में हानिकारक पदार्थ को मिलाते हैं, जैसे मवेशियों को जाकर क्या करते हैं, नहला देते हैं, सबों को, लाशों को उसी में क्या करते हैं, जलाकर फेंक देते हैं। उसके बाद जीव जंतु जो मरता है उसको भी क्या करते हैं, उसी में बहा देते हैं। फिर बड़े बड़े फैक्ट्रियों का जो कूड़ा कचरा है उसको भी क्या करते हैं, बहाते हैं। जिसको समझ नहीं आए क्या करना है, पूछना है। बता है बच्चा जिससे बैठे नहीं रहना, ऐसे सब बता नहीं है। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, गंगा का जो जल है वो प्रदूषित होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब जो है वो नहीं करना चाहिए। मतलब क्या, लाशों को उसमें नहीं बहाना है, जो कूड़े कचरे हैं उसे नहीं उसमें जाकर फेंकेंगे, मवेशियों को नहीं नहलाएंगे, और इन जैसे जो भैंसियां हैं वो भी जाकर उसमें डुबकी नहीं लगाएगी। तभी गंगा क्या होंगे, प्रदूषित होने से वो बचेंगे और हम लोग क्या करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। अगर पूछा जाए कि जल प्रदूषण क्या है, तो हो जाएगा स्वच्छ जल में जब क्या करते हैं, हानिकारक पदार्थ को मिलाते हैं, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, जल प्रदूषण कहा जाता है। पूछा जाएगा इनके कारणों को लिखे, तो निम्न कारण है। नंबर 1, बड़े बड़े फैक्ट्रियों का कचरा को बहाना, नालियों को गंगा से जाकर क्या कर देना, जोड़ना, मवेशियों को नहलाना, गंदे कपड़े को क्या करना, साफ करना। ये सब कारण है किनके, जल प्रदूषण को। अब बोला जाएगा इसको रोका कैसे जाएगा, तो मवेशियों को नहीं नहलाएंगे, जो सब जो जलाते हैं उसे नदी में नहीं बहाएंगे, बड़े बड़े फैक्ट्री का जो कूड़ा कचरा है वो उसको गंगा में नहीं बहाएंगे। इन सभी चीजों को कर कर क्या किया जा सकता है, गंगा के जल को दूषित होने से बचाया जा सकता है, या जल प्रदूषण होने से बचाया जा सकता है। तो ये था हमारा क्या चीज, जल प्रदूषण और उसके बचाव। अगर पूछा जाएगा कि जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण और कारण और निवारण हो जाएगा। आगे दिया गया है अवशिष्ट प्रबंधन। अवशिष्ट प्रबंधन हम लोग क्या करते हैं, आसपास जो भी कूड़े कचरे हैं, कुछ कूड़े कचरे ऐसे होते हैं। सबसे पहले देखेंगे अवशिष्ट किसको कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि अवशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, तो याद रखना है जो हमारे लिए उपयोगी ना हो। वैसे पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी ना हो उसे कहते हैं क्या चीज, अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशिष्ट पदार्थ। जैसे जब तक कुरकुरे के पॉलीथीन में कुरकुरे है तब तक वो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। जैसे ही कुरकुरे खत्म, उस पॉलीथीन का क्या उपयोग हमारे जीवन में खत्म। हम क्या करते हैं, इधर उधर जाकर उसको फेंक देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, अवशिष्ट पदार्थ। केले का छिलका क्या हो गया, अवशिष्ट पदार्थ। क्या उसका उपयोग हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं। और भी अन्य चीज है, जैसे कोई भी प्लास्टिक के बोतल में है या प्लास्टिक में है, क्या चीज, खाने वाला कोई पदार्थ है, हम लोग खा लेते हैं और फेंक देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, अवशिष्ट पदार्थ। पूछा जाएगा अवशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, एक जैव निम्नीकरणीय और एक अजैव निम्नीकरणीय। अवशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक जैव निम्नीकरणीय, बेचारी फंसी आ रहा है, एक अजैव निम्नीकरणीय। पूछा जाएगा
जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं और अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं। तो याद रखना है, जिस अवशिष्ट पदार्थ का विघटन आसानी से हो जाए उसे क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ का विघटन आसानी से हो जाए उसे क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जैव निम्नीकरणीय का उदाहरण क्या है तो क्या हो जाएगा, केला का छिलका, या याद रखना है पेड़ पौधे के उत्पादन, पेड़ पौधे के उत्पाद, मतलब पेड़ पौधे के जितने भी उत्पाद होंगे, पशु पक्षी के जो भी उत्पाद होंगे, सब क्या होंगे, जैव निम्नीकरणीय। क्या होंगे, जैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय का उदाहरण पूछा जाएगा तो सबसे पहले अजैव निम्नीकरणीय होता क्या चीज है। अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट कहा जाता है कि जिन अवशिष्ट पदार्थ का विघटन आसानी से नहीं हो उसे क्या कहा जाता है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, शीशा, क्या शीशा सड़ता गलता है, पॉलीथीन, पॉलीथीन सड़ता गलता है नहीं। खेतों में डाले जाने वाले जितने भी रसायन हैं, पीरकनाशी हैं, सभी उदाहरण है किसके, अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट के। किसके, अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट के। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अवशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन करें, क्या हो जाएगा, होगा। चलो आगे, अब देखेंगे ये जो अवशिष्ट पदार्थ है इसका प्रबंधन किस प्रकार करेंगे। मतलब क्या करना है, इसको जहां तहां फेंक देना है या कुछ उपचार करना है या कुछ उपाय लगाना है। जिसको समझना है, बेचारा और बेचारी दोनों क्या करें, पूछे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। अवशिष्ट का क्या प्रबंधन, तो कैसे करेंगे, कहा जाता है R3 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, R3 का इस्तेमाल करेंगे। पहला रिड्यूस, दूसरा रिसाइकल, तीसरा रीयूज। क्या क्या, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अवशिष्ट हैं, अवशिष्ट पदार्थ, तो वैसे अवशिष्ट पदार्थ का उपचार इसमें करेंगे या प्रबंधन इसमें करेंगे जो सड़ता गलता नहीं है। मतलब अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का क्या करेंगे, हम निवारण करेंगे। किसका, अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट का क्या करेंगे, निवारण। किससे करेंगे, R3 से करेंगे। क्या किससे करेंगे, R3 से। पहला क्या, रिड्यूस, दूसरा क्या, रिसाइकल, तीसरा क्या, रीयूज। सबसे पहले हम जो अवशिष्ट पदार्थ है कोशिश करेंगे कि उनका इस्तेमाल हम क्या करें, कम करें। जो अवशिष्ट पदार्थ सड़ते गलते नहीं हैं उनका इस्तेमाल क्या करेंगे, हम लोग कम करेंगे। जैसे पॉलीथीन का इस्तेमाल क्या करना, कम करना है। प्लास्टिक का इस्तेमाल क्या करना, कम करना है। हम लोग जाते हैं सब्जी के दुकान पर, लेना रहता है 250 ग्राम टमाटर, 250 ग्राम प्याज, 250 ग्राम आलू। बेचारा दुकानदार चाहता है कि 1 रुपया बच जाए पॉलीथीन पर, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, आलू अलग दीजिए, प्याज अलग पॉलीथीन में, टमाटर अलग पॉलीथीन में। तो ऐसा नहीं करना है। जब ये क्या है, एक दूसरे से मिलने वाला सामान है, नहीं मिलेगा ना। अगर वो एक पॉलीथीन में दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले कमी लाएंगे। क्या करेंगे, कमी। जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनमें कमी लाएंगे। तो ये है क्या चीज, रिड्यूस। क्या है, रिड्यूस। मतलब अवशिष्ट पदार्थ में क्या करना है, कमी लाना है। तो कैसे, अवशिष्ट पदार्थ में जैव अजैव निम्नीकरणीय, जो सड़ते गलते नहीं है। क्या होते हैं, जो सड़ते गलते नहीं है उनमें क्या लाएंगे, कमी लाएंगे। जैसे क्या करना, आलू की दुकान पर जाना, तभी तो आलू खरीद कर ले आए, पॉलीथीन मिल गया, अगला बार जाएंगे तो उसी का अच्छा तरह से खोल कर रख देंगे, फिर जेब में क्या करना, लेकर जाना है, फिर उसका इस्तेमाल करना। अरे वो खाने के लिए, हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो क्या करेगा, फिर से पॉलीथीन जेब में नहीं ले जाएगा। कुरकुरे का जो पॉलीथीन है उसका पुनः इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो इधर उधर फेंका ही जाएगा। दूसरा है क्या, रिसाइकल। क्या है, रिसाइकल। हम लोग देखते हैं आसपास
कुछ बच्चे, कुछ बूढ़ी औरत, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति क्या करते हैं, कंधे पर एक बड़ा सा बैग या थैला लेकर क्या करते हैं, चुनते हैं, प्लास्टिक को चुनते हैं, बोतल को चुनते हैं, वो सब क्या करते हैं, तो जो अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ हैं उसे चुन कर क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को बेचते हैं। जब वो कबाड़ी वाला उस चीज को खरीदता है, खरीद कर क्या करता है, पुनः उसका इस्तेमाल करता है, फिर नए बर्तन में या नए स्वरूपों में क्या करते हैं, उसको ढाल दिया जाता है। तो यही हो गया हमारा क्या चीज, रिसाइकल। क्या हो गया, रिसाइकल। अगला क्या चीज है, रीयूज। क्या है, रीयूज। माने हम क्या किए, कोई बोतल खरीदे या बड़ा सा डब्बा प्लास्टिक का खरीदे, तो उसमें जो सामान है हम तो उसका इस्तेमाल कर लिए, हम उस सामान का उपयोग कर लिए, लेकिन डब्बा बचा तो क्या करना, उसको फेंकना नहीं है। क्या करना है, फेंकना नहीं है, घर में ही उसका क्या करना है, इस्तेमाल करना है। मानो जैसे गुलाब जामुन वाला है, आता है प्लास्टिक का, वो कटोरी जैसा, हाँ, उसका तो गुलाब जामुन खत्म हो गया, तो उसको क्या करना, फेंकना नहीं है। घर में और भी कुछ उपयोगी सामान होंगे जिसको क्या करेंगे, हम उन चीजों में रखेंगे। तो यही हो गया क्या चीज, रीयूज। क्या हो गया, रीयूज। तो R3 से हम क्या करेंगे, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, अवशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट करते हैं, तो उनका निपटारा हम इस प्रकार कर सकते हैं। आगे है, आगे दिया गया है कि विभिन्न संसाधनों का प्रबंधन। विभिन्न संसाधनों में हम पढ़ रहे हैं किसका, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। किसका पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। अगला है वन तथा वन्य जीव। वन्य तथा वन्य जीव का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। हमारे लिए ये दोनों क्या है, उपयोगी है। क्या है, हमारे लिए दोनों उपयोगी हैं। ऐसे SST में भी पूछा जाता है कि वन हमारे लिए लाभदायक है कैसे, और केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है कि वन हमारे लिए लाभदायक है कैसे। तो हम लोगों को क्या होता है, वन से क्या क्या मिलता है, फल हो गए, फूल हो गए, लकड़ी हो गया, औषधि हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये किससे मिलता है, वन से मिलता है। किससे मिलता है, वन से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वन हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। क्या है, वन हमारे लिए उपयोगी है। वन्य जीव, वन में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, वन्य जीव। क्या कहा जाता है, वन्य जीव। अगर ये नहीं रहेंगे तो आहार श्रृंखला या आहार जाल का निर्माण नहीं हो पाएगा। मतलब मानो अगर क्या करते हैं, एक आहार जाल का निर्माण करते हैं या आहार श्रृंखला का ही निर्माण करते हैं। घास को खाएगा कौन, बकरी। बकरी को खाया कौन, शेर। कौन खाया, शेर। मानो बीच से शेर मर गया, बकरी की संख्या में वृद्धि होगा, बकरी ही गाय, घास बढ़ जाएगा। और भी आहार श्रृंखला है, जैसे घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा कौन, मेढक, मेढक को खाएगा कौन, सांप, सांप को खाएगा कौन, चील। मानो बीच से दो गायब हो गया, क्या किसी ना किसी की संख्या बढ़ेगी, और जब संख्या किसी की बढ़ेगी तो हमारे लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, वन्य जीव को भी बचाना है। क्या करना है, वन्य जीव को ही बचाना है। और वन के ही कारण क्या हो पाते हैं, वर्षा हो पाते हैं। क्या हो पाते हैं, वर्षा। अगर वन नहीं होंगे तो क्या होगा, वर्षा नहीं होगा। वन के ही कारण क्या होता है, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी मात्रा को हम लोग क्या कर पाते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं। यह अत्यधिक जो तापमान होते हैं, अभी जो बताया गया था ग्लोबल वार्मिंग, इसको भी बचाया जा सकता है किसके सहायता से, अत्यधिक वन लगाने के सहायता से। किससे, अत्यधिक वन लगाने के सहायता से। और वन से औषधि भी प्राप्त किए जाते हैं। क्या, औषधि भी वन से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कुनाइन, कुनाइन से किसका इलाज किया जाता है, याद रखना है, किसका, मलेरिया का। किसका, मलेरिया का। एक होता है हिमालयन यव, हिमालयन यव। इससे एक रसायन निकाला जाता है जिससे किसका इलाज होता है, कैंसर का। किसका, कैंसर का। रसायन का नाम क्या, टेक्सोल। क्या, टेक्सोल। टेक्सोल नामक रसायन किससे निकाला जाता है, हिमालयन यव से निकाला जाता है। और इससे किसका इलाज होता है, कैंसर का इलाज होता है। ये सिनकोना के वृक्ष से, किससे, सिनकोना के वृक्ष से निकाला जाता है क्या चीज, कुनाइन नामक पदार्थ निकाला जाता है, जिससे किसका इलाज होता है, मलेरिया का इलाज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब पेड़ पौधे को बचाएंगे तो पेड़ पौधा जो है हमारे अनेक समस्या का क्या करेगा, वो निवारण करेगा, हमें अनेक समस्या से बचाएगा।
इसलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे या उसमें रहने वाले जो भी वन्य जीव हैं वो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, उपयोगी है। अब इसको बचाया कैसे जाएगा, ये जो पेड़ पौधे हैं इनको बचाया कैसे जाएगा, तो सबसे पहले काटेंगे नहीं, अधिक से अधिक क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, लोगों को पेड़ पौधे की महत्ता को बताएंगे कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों आवश्यक है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि को क्या करेंगे, रोकेंगे। क्या करेंगे, जनसंख्या वृद्धि को रोकेंगे। अब पूछेगा कि जनसंख्या वृद्धि रोकने से कैसे पेड़ पौधे में जो है वो नियंत्रण आएगा, या पेड़ पौधे के कटाव में क्या आएगा, नियंत्रण आएगा। तो जैसे क्या होता है कि जनसंख्या में वृद्धि होता है तो जनसंख्या रहेगा कहां, धरती पर ही ना, मैदानी भूभाग में ही रहेगा। तो रहने के लिए घर चाहिए, और घर कहां बनेगा, इस मैदान पर बनेगा। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे काट कर एक नए आवास का निर्माण करते हैं, जो वन को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब करके वन को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। लोगों को जागरूक करेंगे, जागरूक करने के बाद क्या होगा, वन के जो स्तर है उसमें वृद्धि होगी। आगे दिया गया है कि सरकारी और गैर सरकारी प्रयास क्या है। ये तो हम लोगों का काम है कि क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है, ना ही खुद पेड़ पौधे को काटना है और ना ही किसी को काटने देना है। अभी जबरदस्ती करेंगे और उसको समझाएंगे तो वही बोलेगा क्या, पगला गया। क्या कहेगा, पागल हो गया है। अभी अपने क्या अभी बताए थे एक दिन और कि बेगूसराय का एक क्या है, लड़का है जिसका नाम क्या है, अभिनव भगत। क्या नाम है, अभिनव भगत, जिसको जाना जाता है किस नाम से, ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है। बेचारा हाथ में क्या, एक पेड़ को लेकर ऑक्सीजन का मास्क है वो लगाकर धूप में सड़क पर क्या रहता है, वो बैठा हुआ रहता है। लोगों को यह बताता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। आज जो तापमान को हम झेल रहे हैं, अत्यधिक गर्मी हो रही है, वर्षा नहीं हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई। तो हम लोगों को पेड़ पौधा क्या करना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। कुछ लोग होंगे जो उसके इस कार्य को क्या करेंगे, सराहनीय करेंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेगा क्या, वो पागल है, सड़क पर क्या कर रहा है, वो बैठ रहा है। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, खुद जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। तभी हम पेड़ पौधे को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वन पर ये जो प्रबंधन है उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, एक सरकारी प्रयास और एक गैर सरकारी प्रयास। गैर सरकारी प्रयास में क्या, हम लोग क्या करेंगे, खुद जागरूक होंगे, दूसरे को भी जागरूक करेंगे। अगर कोई बेचारा पेड़ पौधे को क्या कर रहा है, काट रहा है, तो एक बार जाकर क्या करेंगे, मना करेंगे कि पेड़ हमारे लिए क्या इस प्रकार लाभदायक है, इससे हमें ये सब चीज मिलता है, आप ना काटें। बेचारा को समझ आ गया तो खूब अच्छा, नहीं तो वही कुल्हाड़ी लेके तुम्हारे पीछे दौड़ जाएगा। तो बेचारा पेड़ बचे या ना बचे, लेकिन तुमको जान बचाकर क्या करना होगा, भागना होगा। तो ये हो जाएगा क्या चीज, गैर सरकारी प्रयास। हमारे आसपास जो भी भूभाग है, मतलब अगर थोड़ा ही जमीन है, थोड़ा ही जगह है, हम क्या करेंगे, उसमें एक दो पेड़ को लगाएंगे, तभी जाकर क्या होगा, पेड़ बढ़ेगा। नहीं तो देखो उधर पंखा चला रही है ऐसे, बेचारी जाकर एक दो पेड़ लगा देना। सरकारी प्रयास क्या है, तो बचे हुए वन क्षेत्र, बचे हुए वन क्षेत्र का क्या करना, संरक्षण करना। मानो कि सबसे ज्यादा वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा भारत में वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में हम लोगों को पता है, तो सरकार क्या करेगी, जहां वन है उसको सुरक्षा प्रदान करेगी, कि मतलब कोई आकर इसे काटे नहीं। यहाँ वन कटाई पर क्या किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगर काटा भी जाएगा तो विवेकपूर्ण तरीके से। अगर 4 सूखा हुआ पेड़ काटा जा रहा है तो वह 4 जो है वो नया पेड़ को क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बंजर भूमि जो भी है, जो सरकारी बंजर भूमि है, जो खेती योग्य नहीं है और सरकार के अंतर्गत आ रहा है, वह सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, वृक्षारोपण कार्य किया जाता है, मतलब पेड़ पौधे को लगाया जाता है।
इस प्रकार पेड़ पौधे में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होगा। सरकार के द्वारा और क्या क्या किया गया, हर घर में एलपीजी कनेक्शन लाया गया, मतलब रसोई गैस जो है उसका कनेक्शन दिया गया, ताकि लोग जो है वो जलावन के लिए पेड़ पौधे को नहीं काटे। तो ये क्या था, सरकारी प्रयास, और ये क्या था, गैर सरकारी प्रयास। गैर सरकारी प्रयास में हमें खुद जगना होगा, लोगों को जगाना होगा, पेड़ पौधे को काटने से बचाना होगा। ये सब करेंगे तभी पेड़ पौधे क्या होंगे, बचेंगे। पेड़ पौधे बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया था जिसका नाम था क्या, चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन। पता चलता है कि चिपको मतलब क्या, पेड़ से चिपक के। हाँ चलो, एक है टेहरी गढ़वाल। टेहरी गढ़वाल जो कहाँ है, उत्तराखंड में है। क्या है, उत्तराखंड में। यहाँ एक रेनी ग्राम, कौन सा, रेनी ग्राम। गांव का नाम क्या, रेनी ग्राम। और समय क्या, 1970 के दशक में। 1970 के दशक में कहा जाता है कि उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल के एक गांव का नाम था क्या, रेनी ग्राम। यहाँ ठेकेदारों के द्वारा वृक्ष को काटा जा रहा था। क्या, ठेकेदारों के द्वारा वृक्ष को काटा जा रहा था। पूछा जाएगा कौन सा वृक्ष, अंगू का वृक्ष। किसका, अंगू का वृक्ष। बेचारा सब अंगूर नहीं लिख रहे ना, अंगूर क्या, लता की वृक्ष, लता। अंगू का वृक्ष क्या किया जा रहा था, काटा जा रहा था। सभी महिलाओं ने उसमें चिपक कर क्या किया, पेड़ पौधों का जान बचाया। मतलब वो कहा कि अगर पहले पेड़ पौधे को काटना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें काटना होगा। वो महिला सब क्या की, चिपक गई जाकर पेड़ में। इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा क्या, चिपको आंदोलन। क्या पड़ा, चिपको आंदोलन। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी, चिपको आंदोलन की अध्यक्षता सुंदर लाल बहुगुणा। कौन, सुंदर लाल बहुगुणा। पूछा जाएगा किसके अध्यक्षता में इस चिपको आंदोलन किया गया था, तो सुंदर लाल बहुगुणा के अध्यक्षता में। कहाँ किया गया था, टेहरी गढ़वाल। टेहरी गढ़वाल है कहाँ, उत्तराखंड में। किस वृक्ष को काटा जा रहा था, अंगू के वृक्ष को काटा जा रहा था। तो यह है कि पेड़ पौधे के बचाने के लिए क्या गया, प्रयास। आगे है कि वन्य जीव को कैसे बचाया जाए। वन्य जीव किसको कहते हैं, जो कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, वन्य जीव। क्या कहा जाता है, वन्य जीव। वन्य जीवों का संरक्षण, जैसे क्या, चीता, बाघ, शेर, हाथी इत्यादि, ये सब क्या हो गए, वन्य जीव हो गए। क्या हो गए, वन्य जीव हो गए। कहा जाता है कि आए दिन इनके जनसंख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्या आ रही है, कमी। लोग अपने फायदे के लिए इन्हें क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए मार रहे हैं। तो इन्हें बचाना ही क्या कहलाता है, वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, वन्य जीव संरक्षण। चलो, वन्य जीव संरक्षण जो किया गया था, ये भारत में 1970 के दशक से, कब, 1970 के दशक से इसका जो प्रयास जारी किया गया था। वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया क्या चीज, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, जैव मंडल, इन सबों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। क्या किया गया, निर्माण किया गया। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, इसका मालिक कौन होता है, सरकार। कौन, सरकार। इसका निजी व्यक्ति के हाथ, मतलब निजी व्यक्ति भी चाहेगा तो अभ्यारण्य बना सकता है। इसमें जो है पेड़ पौधे की कटाई पर मनाही होती है, मतलब पेड़ पौधे को नहीं काटा जा सकता है। सरकार जब आदेश देगा तो थोड़ी बहुत मात्रा में काटा जाएगा। जितना काटा जाएगा उतना पेड़ पौधे को क्या किया जाएगा, लगाया भी जाएगा। क्या किया जाएगा, उतना पेड़ पौधे को लगाया भी जाएगा।
उसके बाद अभ्यारण्य है, यहाँ का मालिकाना किसके हाथ होता है? निजी व्यक्तियों के हाथ होता है। तब वो अपने अनुसार पेड़ को काट सकता है, लगा सकता है, लेकिन दोनों में वन्य जीवों को नहीं मारा जाएगा। उसी प्रकार क्या होता है? जैव मंडल होता है, इसका भी देखरेख सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। और इन तीनों जगहों पर जीवों को मारा नहीं जाता है। क्या किया जाता है? जीवों को मारा नहीं जाता है। तो आज का जो है क्लास यहीं पर क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। फिर केमिस्ट्री का जो है पार्ट 2 वो कल लाया जाएगा, जिसमें ये जो पूरा अध्याय है वो इसका वस्तुनिष्ठ और जो भी अच्छे प्रश्न है इस अध्याय में वो कराया जाएगा। गर्मी नहीं लगता है।